आज उस मुद्दे पर प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन को मंजूरी दे दी। एक तरफ तो प्रधानमंत्री की और भाजपा की इच्छा शक्ति जो है वो सामने प्रकट हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार का निर्णय इस बात की तरफ इस वजह से भी जल्द से जल्द आया है शायद इन दिनों में कि भाई इनको थोड़ी लगाम लगाई जाए और उनको बताया जाए कि आप हमें लगातार तंग नहीं कर सकते। लेकिन उसी चुनाव के बाद में दिल्ली में राजनीतिक दल आता है नई पॉलिटिक्स करने के लिए जी, वो सभी को बोलता है कि हम फ्री में बिजली देंगे, फ्री में पानी देंगे। नमस्कार, आज हम उपस्थित हैं टीएफआई चर्चा में एक महत्वपूर्ण विषय पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी ने लंबे समय से देश को एक वायदा किया था या उसका एक मुद्दा रहा था, वन नेशन वन इलेक्शन। आज उस मुद्दे पर प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन को मंजूरी दे दी। देश के लिए इस अति महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप कौशल जी और वरिष्ठ पत्रकार सुशील कुमार जी। सर, आप दोनों का स्वागत है इस टीएफआई की चर्चा में। और प्रदीप जी, आप लंबे समय से आपने पत्रकारिता की है, देश के विभिन्न मंत्रालयों को देखा है, संसद को कवर किया है और खासतौर से भाजपा कांग्रेस जैसे राजनीतिक दलों को आपने कवर किया है। देश के लिए वन नेशन वन इलेक्शन कैसा मुद्दा है, कितना लाभदायक है, और आज सरकार ने, कैबिनेट ने इसको मंजूरी दी है वन नेशन वन इलेक्शन। प्रधानमंत्री कई बार सार्वजनिक मंचों से बोल चुके हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन देश में लागू होना चाहिए। उसमें एक बहुत बड़ा कदम बढ़ाया है सरकार ने, आज कैबिनेट को मंजूरी दी है। आप इसको कैसा देखते हैं? वन नेशन वन इलेक्शन कारगर होगा नहीं होगा, इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। देखिए, ये बहुत साहसिक कदम है और पहला बड़ा कदम सरकार ने इसको क्रियान्वित करने की तरफ बढ़ाया है। प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को राज्य स्वाधीनता दिवस के अवसर पर लाल किले से इसका आह्वान किया था कि देश के अंदर एक देश एक चुनाव, इस सिद्धांत के ऊपर अगला चुनाव होना चाहिए। तो एक तो ये साहसिक है ही, दूसरा इसमें जो सबसे बड़ी लोगों के लिए चिंता की बात थी कि अच्छा विचार होते हुए भी उसको किस प्रकार से लागू कर सकेंगे। तो मुझे लगता है कि कोविंद कमेटी की जो रिपोर्ट आई उसको स्वीकार करके सरकार ने अपना जो दृढ़ निश्चय है इसको लागू करने के लिए, एक तो उसका परिचय दिया है और दूसरा अब प्रक्रिया शुरू हो जाएगी अगले सेशन में। ऐसी उम्मीद है कि शीतकालीन सत्र में संसद के अंदर इससे संबंधित बिल आएगा और सरकार प्रयास करेगी व्यापक सहमति बनाने की सभी राजनीतिक दलों में और इसको पास करवाने की। जी, लेकिन सर, इसमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक लोचा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 240 सीटें जीत करके सरकार में है। वो अलायंस गठबंधन के जो दल हैं उसके, खासतौर से टीडीपी और जनता दल यूनाइटेड के सहयोग से सरकार चला रही है। अगर कहें तो ये एनडीए की सरकार है, बीजेपी की नहीं है। तो क्या सहयोगी दल इस बिल को समर्थन करेंगे और बिना सहयोगी दल के समर्थन के क्या यह संसद की दहलीज पार कर पाएगा ये बिल? देखिए, बिना सहमति के तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि जहां तक आंकड़ों का प्रश्न है तो वो तो भाजपा के पक्ष में उतने नहीं है। सरकार को 2/3 बहुमत से इसे पास करवाना होगा, क्योंकि ये संवैधानिक संशोधन होगा। तो वो एक चुनौती है। सरकार ने जिस समय कमेटी का गठन किया था, कमेटी ने व्यापक सहमति बनाने के लिए सभी राजनीतिक दलों को आह्वान किया था कि आप इसमें अपने सुझाव दें। तो 32 दलों ने सहमति दी है इस विचार को लेकर के, और 15 दल ऐसे हैं जिन्होंने विरोध अपना दर्ज करवाया है। तो विरोध दर्ज करवाने वालों में सभी जो प्रमुख विपक्षी दल हैं, कांग्रेस समेत, वो शामिल हैं। और जहां तक इसके समर्थन का प्रश्न है, तो जो 32 दल इसके पक्ष में हैं उनमें अधिकतर भाजपा के सहयोगी हैं।
तो भाजपा के सहयोगी दलों की जो इस समय शक्ति है लोकसभा के अंदर वो 293 है, ये 2/3 बहुमत से दूर है। ऐसी ही स्थिति राज्यसभा में है। अब तब तक ये विचार जो है इसको क्रियान्वित करना असंभव नहीं होगा जब तक अन्य दलों की भी सहमति इसके लिए नहीं मिल जाती। फिर इसके साथ बहुजन समाज पार्टी जैसे दल हैं जिन्होंने पहले तो इसको लेकर के अपनी जो है वो असमर्थता व्यक्त की थी इसका समर्थन करने में, लेकिन अभी आज ही जो मायावती जी के ट्वीट आ रहे हैं उनसे तो ऐसा है कि वो अब इसके विरुद्ध नहीं है, वो इसके पक्ष में आने के लिए तैयार हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि बहुजन समाज पार्टी के पास जो दोनों सदन हैं संसद के, उनके अंदर कोई विशेष उनका प्रभाव नहीं है। तो ये एक राजनीतिक सहमति तो है क्योंकि उनके अंदर कोई विशेष उनका प्रभाव नहीं है, तो ये एक राजनीतिक सहमति तो है क्योंकि अंक गणित में बहुजन समाज पार्टी संसद में शून्य है जी, तो उसका समर्थन करना और न करना कोई मायने नहीं। हालांकि सरकार को जरूर एक नैतिक बल मिलेगा, बीएसपी ने समर्थन किया है जी। सुशील जी, कांग्रेस पार्टी ने आज रुख स्पष्ट कर दिया है इस वन नेशन वन इलेक्शन पे। जो उनके अध्यक्ष हैं खड़गे साहब, उन्होंने कहा है कि ये संभव नहीं है और ये कहीं ना कहीं सरकार को इसमें मुँह की खानी पड़ेगी। आप क्या मानते हैं, क्या वाकई में संभव नहीं है या मोदी है तो मुमकिन है, क्या रहने वाला है? सर, जिस तरह से सरकार ने एक कदम उठाया है, बहुतों को ये चौंकाने वाला कदम है। बावजूद इसके कि सरकार बार बार इस बात को कह रही थी कि हम लोग ये करेंगे, और पीछे होम मिनिस्टर साहब ने भी कहा था 2-3 दिन पहले, लेकिन बहुत लोगों को अभी भी ये भरोसा नहीं था कि इतनी जल्दी ये हो जाएगा। तो जैसा कि पिछली सरकारों में भी मोदी साहब ये करते रहे हैं कि लोगों को चौंकाने वाले काम कुछ हुए हैं, और इसमें ये जो काम किया गया है इसमें लगता है कि सरकार वो जो जरूरी सहमति है संसद में वो बना पाएगी, और ये जो विचार लाया गया है ये एक कानून के रूप में एक संशोधन होने के बाद ये आएगा और देश में शायद ये व्यवस्था जल्दी ही स्थापित हो। लेकिन बीजेपी और नरेंद्र मोदी, खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जब से वो सेंटर की पॉलिटिक्स में आए हैं 2013 से लगभग, वो हमेशा से वन नेशन वन इलेक्शन के पक्षधर रहे हैं और इसके पक्ष में आवाज़ उठाते रहे हैं। बेशक उनके प्रधानमंत्री बने हुए हम 11वें साल में प्रवेश कर गई है सरकार उनकी, तब जाकर के ये कदम उठाया उन्होंने, आज कैबिनेट की मंजूरी दी है, लेकिन इसके पक्षधर तो शुरू से रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का क्या लगता है, क्योंकि सर कांग्रेस की भी कुछ राज्यों में सरकार है और मुझे जहाँ तक लगता है कि इस अगर संसद से पास भी होता है यह बिल तो कम से कम 14 या 15 राज्यों का से पास की विधानसभा से भी इसको पास कराना होगा। तो क्या बीजेपी इतने राज्यों में तो है नहीं, अगर उसके सहयोगी भी साथ न दें तो कांग्रेस की कहीं ना कहीं तो जरूरत पड़ेगी, ताकि हम 14 से 15 राज्यों में की विधानसभाओं से इस बिल को हम पास करवा लेंगे। अगर केंद्र से मतलब सेंटर से, लोकसभा से, राज्यसभा से ये बिल पास हो जाता है उसके बाद, इस पे असर आपका क्या मानना है? देखिए, कम से कम आधे राज्यों का समर्थन चाहिए इस संविधान संशोधन को स्वीकृत होने के लिए। एक तरफ तो प्रधानमंत्री की और भाजपा की इच्छा शक्ति जो है वो सामने प्रकट हो रही है। दूसरी तरफ मुझे लगता है कि जो विपक्षी दल हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं उनके ऊपर एक दबाव बनेगा, क्योंकि एक ये चुनाव जो है अलग अलग 5 साल लगातार चलते रहते हैं, कभी 2 राज्यों में, कभी 3 में, कभी 4 में। एक तो ये जो विकास के कार्यक्रम हैं उनके ऊपर आपको ध्यान केंद्रित नहीं करने देते। दूसरा, अनावश्यक खर्च है जो बहुत भारी है। आम जनता जो है उसको अवश्य ये लगेगा कि भाजपा जो कर रही है वो बिल्कुल ठीक है, और ये जो दल हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं भाजपा को लेकर के जो अंधा विरोध है उसके पीछे वही दिखाई देता है कि वो जो काम करे आपको उसका विरोध करना है। तो कांग्रेस चूंकि अतीत में बहुत बड़ा शासक दल रह चुकी है,
तो कांग्रेस का दायित्व बनता है कि वो अधिक जिम्मेदारी का जो है वो परिचय दे और इसका समर्थन करे, क्योंकि ये देश के हित में है। जी सुशील जी, चूंकि देश में आज़ाद होने के बाद जो पहला चुनाव हुआ 51-52 में हुआ, उसके बाद तक 1967 तक सभी चुनाव कमोबेश एक साथ हुए हैं। तो ऐसी क्या स्थितियां पैदा हुई कि अलग अलग चुनाव होने शुरू हो गए? फिर आज ऐसे हालात क्या हो गए कि आज हमें वन नेशन वन इलेक्शन की बात करनी पड़ रही है, इसके लिए कानून लाना पड़ रहा है? सर, जैसा कि हम सब जानते हैं, इस कॉन्सेप्ट के पीछे देश का खर्च बचाना, देश का समय बचाना और उस समय और खर्च को बचाकर सरकारों का, चाहे वो कोई राज्य सरकार हो, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, वो अपने काम पे फोकस कर सके, अपने काम पे ध्यान केंद्रित कर सकें। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए ये बात प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब लगातार कहते आ रहे हैं कि हमें वापस उसी तरफ जाना चाहिए और ये वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट वापस हमें इंट्रोड्यूस करना चाहिए, क्योंकि हम इसे, जैसे आपने कहा, पहले इसे अनुभव कर चुके हैं हम इसका, और इसके फायदे हमने देखे हैं, तो आगे भी वही लाभ होने वाले हैं। प्रदीप जी, पहले एक विपक्ष की सरकारों के खिलाफ 356 एक हथियार होता था केंद्र का, तो क्या कहीं उस हथियार को मारने की साजिश तो नहीं है वन नेशन वन इलेक्शन? देखिए, व्यवहारिक दिक्कतें तो हैं और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि एक राज्य के अंदर अगर एक सरकार अस्थिर हो जाए तो ऐसी स्थिति में वो चुनाव की दूसरी वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था करना संभव न रहे। तो ऐसे में प्रश्न उठता है कि उस राज्य के अंदर जो है वो कैसे शासन की व्यवस्था हो और फिर 5 साल तक उनको पूरा कार्यकाल करना है, नहीं काम पूरा कर सकें तो उनको बीच में ही चुनाव में कैसे धकेला जाए। फिर वही पहले सारे चुनाव एक साथ ही होते थे, अब वो अलग अलग इसलिए हुए क्योंकि राज्यों में सरकारें जो हैं वो अस्थिर होने लग गईं। अब दोबारा फिर वही चुनौती है कि ऐसी स्थिति में क्या किया जाए। अगर राज्य की सरकार जो है उसके पास विधानसभा में पर्याप्त संख्या न रहे, उसको पर्याप्त समर्थन न मिले, तो ऐसे में सरकार बनाए रखना भी कठिन होगा, और अगर सरकार बना के रखना कठिन है तो फिर अगला चुनाव जो है वो बहुत दूर हो तो बड़ा संकट रहेगा। पर मुझे लगता है कि कोई ना कोई फार्मूला जो है वो ज़रूर सरकार के ध्यान में है और इस दिशा में कोई ना कोई हल निकाल लिया जाएगा। सरकार ने जो कैबिनेट में जो मंजूरी दिया है वन नेशन वन इलेक्शन को, उसमें जो खास बिंदु है वो थोड़ा सा अपन दर्शकों को बता देना चाहेंगे। जो हाई लेवल कमेटी जो रामनाथ कोविंद जी के, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के अध्यक्षता में बनी थी, उसकी जो रिपोर्ट थी उसको सरकार ने मंजूरी दी है। इसमें जो सरकार ने जिक्र किया है कि 1951 से लेकर के 1967 तक सभी चुनाव समानांतर हुए, एक साथ हुए, लेकिन बाद में स्थितियां बदली। उसके बाद अलग अलग विधानसभा चुनाव गए, लोकसभा चुनाव गया। लॉ कमीशन ने 1999 में अपनी 170वीं रिपोर्ट में वन नेशन वन इलेक्शन का वकालत किया था। इसके बाद 2015 में जो पार्लियामेंट की कमेटी है, स्टैंडिंग कमेटी, उसने अपनी 79th रिपोर्ट में वन नेशन वन इलेक्शन के लिए कुछ सुझाव दिए थे। उसके बाद कई सामाजिक जगहों पर वन नेशन सोशल प्लेटफॉर्म पे वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा होती रही, वकालत होता रहा। इसके पक्ष में भी तीर चले, विपक्ष में भी तीर चले। अल्टीमेटली पिछले कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की और उस कमेटी में हर राजनीतिक दल से लेकर के कुछ विशेषज्ञ भी शामिल किए गए। उसकी रिपोर्ट के बाद सरकार ने ये फैसला लिया है। सबसे बड़ी बात जो आती है, सरकार का मानना है प्रदीप जी, चुनाव एक मतलब हिंदुस्तान का जो चुनाव होता है
भारत का जो चुनाव होता है विश्व में सबसे खर्चीला माना जाता है। तो देश की प्रगति में ये जो बार बार लगातार चुनाव होते हैं वो कितने बाधक हैं, क्योंकि मोदी कहीं ना कहीं उनको बोलते हैं कि मोदी शासन में कामकाज में बनिया है, वो हर चीज़ फायदे के हिसाब से करता है, आर्थिक लाभ के हिसाब से करता है। तो जो पैसा एक तरीके से देखा जाए तो फिजूल खर्च होता था बार बार चुनाव करने से। अगर 5 साल पे चुनाव हो, एक बार चुनाव हो तो मशीनरी सिस्टम ठीक रहेगा। तो जो पैसा बचेगा तो सरकार का लॉजिक है या सरकार के पक्ष के लोगों का कहना है कि उसकी हम देश के विकास में लगाएंगे। तो आप कैसा मानते हैं, क्या वाकई लोकतंत्र को बचाए रखने में जो खर्च होता था वो फिजूल खर्ची है, या वाकई जो वर्तमान सरकार कह रही है राष्ट्रमार में पैसा खर्च करेंगे वो सही है? नहीं नहीं, देखिए ये बचत की आवश्यकता है और ये बचत की जा सकती है। दूसरी बात ये है कि देश के सामने चुनाव ही एकमात्र काम नहीं है। सवाल ये है कि आप प्रजातांत्रिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से सरकारों का एक बार में ही गठन कर लें, चाहे राज्य हो चाहे केंद्र हो, बल्कि यहाँ तक कि स्थानीय स्तर पे जो म्यूनिसिपल कमेटियां हैं, कॉरपोरेशंस हैं, पंचायतें हैं, उन सब का गठन एक बार हो जाए, सारी की सारी सरकारें अपने अपने काम लगें, 5 साल बाद चुनाव आए। ये देश के लिए कोई अच्छी स्थिति नहीं है कि हर वर्ष 2, 3, 4, 5 राज्यों में चुनाव आते हैं। ये ऐसी सतत प्रक्रिया है जो जारी रहती है, जिसका कोई अंत नहीं है। और फिर आचार संहिता लागू हो जाती है। आप बहुत से काम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि चुनाव चल रहे हैं, आप घोषणा नहीं कर सकते, चुनाव चल रहे हैं। तो ये एक तरीके से बड़ी अराजकता की सी स्थिति है। तो चुनाव तो एक बार हो जाएं और फिर उसके बाद लोग 5 वर्ष काम करें, फिर एक साथ चुनाव आ जाएं। अब देखिए, आप केवल यही नहीं, मतदाता सूचियां जो हैं, अब प्रस्ताव ये है कि वो वही काम में आएंगे। यह नहीं राज्य में चुनाव है फिर उनको देखा जाए नए सिरे से, फिर लोकसभा के चुनाव हैं फिर इलेक्टोरल रोल्स चेक की जाएं। तो जो सरकारी कर्मचारी इस काम में लगते हैं, ये उनके लिए भी मुझे लगता है कि ये इससे बचा जा सकता है उनके दुरुपयोग से। तो कुल मिलाकर के ये एक बहुत अच्छा विचार है। हालांकि व्यावहारिक चुनौतियां बहुत अधिक हैं इसको लागू करने में, पर मुझे ऐसा लगता है कि सरकार ने अवश्य इस तरफ भी अपना ध्यान जरूर दिया होगा और कोई ना कोई उसके लिए भी रास्ता निकल आएगा कि एक साथ चुनाव हो। और राज्यों का जो है, जिस प्रकार से स्थायित्व का प्रश्न है, वहाँ सरकारों की निरंतरता का प्रश्न है, उस समस्या से भी उसका भी कोई समाधान जरूर निकाला जा सके। जैसे प्रदीप जी ने कहा कि 1 नेशन 1 इलेक्शन को लागू करने में व्यवहारिक चुनौतियां हैं, लेकिन इन चुनौतियों से पार पाने वाले व्यक्तित्व का नाम है नरेंद्र मोदी। इस देश में नोटबंदी हमने देखा भी है और उसको कितना उसके बारे में मुद्दे उठाए गए कि ये फेल होगा वो फेल होगा, लेकिन जिस स्मूथ तरीके से नोटबंदी करके देश आगे बढ़ा, विपक्ष के सारे आरोप ढेर हुए। उसके बाद जब जीएसटी लागू हुआ इस देश में, एक तरीके से नई कर व्यवस्था थी वो, उसके ऊपर विपक्ष ने हाय तौबा मचाया, लेकिन आज नोटबंदी को भी कसीदे कढ़े जा रहे हैं, सफल हो गया और जीएसटी भी लाभकारी बताया जा रहा है। 370 और 370 जो कोई विश्वास नहीं कर सकता था वो भी कश्मीर से हटा, और आज कश्मीर के लोग एक तरीके से मुक्त होकर के, फ्री होकर के, और आज चुनाव जो हुआ है वहाँ पे पहले चरण का, उसमें लगभग 58% का मतदान शाम को 5:30 बजे तक का आया है। हो सकता है उसके ऊपर भी बढ़ेगा। तो जम्मू कश्मीर की आवाम को भारत के लोकतंत्र में आस्था जताने के लिए हम उनको आभार भी व्यक्त करते हैं। उन्होंने लोकतंत्र को मजबूत किया है और जो हमारे भारत विरोधी ताकतें हैं उनको करारा जवाब भी दिया है। और सर, रही बात कंसेंसस की, तो जो आज कैबिनेट ने 1 नेशन 1 इलेक्शन का जो प्रारूप, एक तरीके से जो मसौदा जिसको उन्होंने पास किया है, कैबिनेट में मंजूरी दी है, उसमें क्लियर कट सरकार ने निर्देश दिया है कि भाई हम पूरे देश में डिटेल्ड डिस्कशन कराएंगे। एक सरकार की ओर से विभिन्न प्लेटफॉर्म के जरिए, विभिन्न संस्थाओं के जरिए डिटेल्ड डिस्कशन, क्योंकि देश के लिए 1 नेशन 1 इलेक्शन है, किसी सरकार के लिए नहीं है, किसी विशेष दल के लिए नहीं है, किसी व्यक्ति के लिए नहीं है।
इस देश का नागरिक अपना फ्यूचर कैसे देखे। जैसे मोदी बोलते हैं 2047 भारत कैसा होना चाहिए, नया भारत, तो उसमें चुनावी प्रक्रिया भी नए भारत के अनुरूप होनी चाहिए। तो देश की जनता को इसमें वार्ता में शामिल करेंगे। इसके लिए कई स्तर पे, अलग अलग स्तर पे इम्प्लीमेंटेशन ग्रुप बनाएंगे ताकि ये व्यवस्था नीचे तक फलीभूत हो जाए। और चुनाव को भी 2 चरणों में करने का रखा है। पहले चरण में लोकसभा के चुनाव, राज्य विधानसभा के चुनाव होंगे, और जब ये चुनाव होंगे उसको 100 दिनों के बाद पंचायत और नीचे के जो त्रिस्तरीय चुनाव होते हैं वो सारे चुनाव कराए जाएंगे। इसके लिए सरकार ने ये भी कहा है कि पूरे चुनाव में एक ही इलेक्ट्रॉल्स होगा, क्योंकि हर चुनाव में देखा जाता है कि अलग अलग मतदाता सूची बनती है, अलग अलग पोलिंग बूथ्स बनते हैं। तो सरकार ने स्पष्ट कहा है कि चाहे वो त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव हो, या लोकल बॉडीज के चुनाव हो, या विधानसभा के चुनाव हो, या लोकसभा के चुनाव हो, सब में एक ही मतदाता सूची काम करेगी और अपडेटेड मतदाता सूची होगी। तो कहीं ना कहीं जो सरकारी मशीनरी को एक समय जाया होता है चुनाव कराने में, इलेक्ट्रॉन अपडेट्स करने में, वो कहीं ना कहीं समय बचेगा। उसको हम अपने हर कोई अपने विभाग के काम में लगा सकते हैं। तो प्रदीप जी, सुशील जी, ये जो सरकार का कहीं ना कहीं जो पहले मोदी सरकार को एक एडमेंट बोला जाता था कि सरकार फैसले कर लेती है, चर्चा नहीं करती जनता से, अपना डायलॉग नहीं करती, संवाद नहीं करती, तो इस कहीं ना कहीं इस जो आज का जो मंत्रिमंडल ने मंजूरी दिया वन नेशन वन इलेक्शन में, तो उसके साथ में ये भी क्या है कि सरकार नीचे तक डायलॉग करेगी, सबके विचारों को लेगी, इम्प्लीमेंटेशन को कैसे स्मूथ किया जाए उस पर चर्चा करेगी, उस पर कमेटियां बनाएगी। तो इसको किस रूप में देखते हैं? क्या ये मोदी का नया अवतार है? देखिए, ये सरासर गलत है जो बात फैलाई गई या बताई गई कि मोदी सरकार कभी जनता को कॉन्फिडेंस में नहीं लेती है देश के अहम मुद्दों पर। लेकिन ये देखने में आता है और ये प्रूवन है कि किस तरह से बार बार उन्होंने जनता की पल्स देखने के बाद ही, उनके विचार लेने के बाद ही, आप उनके रेडियो प्रोग्राम जो मन की बात होती है, वो उन पे भी सिर्फ अपने विचार नहीं, पूरे देश से सुझाव आमंत्रित करते हैं और जानना चाहते हैं लोगों से कि किस विषयों पे बात की जाए, किन विषयों पे बात की जाए। इसी तरह से जब उन्होंने कहा है कि हम इस चीज को जनता के बीच में ले जाएंगे और उनसे बातचीत करेंगे और उनके सभी कंसर्न्स को ध्यान में रखेंगे, तो इससे बड़ी और बात तो क्या ही हो सकती है कि जनता का कॉन्फिडेंस, जनता की सरकार जनता का कॉन्फिडेंस लेने के बाद अपने फैसलों को जाहिर करती है। मतलब मोदी जी को तानाशाह होने से आप क्लीन चिट दे रहे हैं? मोदी जी तानाशाह नहीं है, वो जनता के प्रधानमंत्री। विपक्ष आरोप लगाता है। जी जी जी, और वो लगातार जनता की मन की बात जानकर फिर वो अपने थ्रू, अपने मन की बात के थ्रू वो बात पूरे देश तक पहुंचाते हैं। बात तो सही है। मन की बात, प्रधानमंत्री पहले प्रधानमंत्री है जो मन की बात करता है जनता के साथ में, उनके मन की बात ठीक है, जनता की बात सही है। लेकिन सर, एक रिपोर्ट में पेश कर देता हूँ, एक आंकड़े पेश कर देता हूँ चुनावी खर्च को लेकर के, उसके बाद प्रदीप जी से हम बात करेंगे। 1951-52 में जो पहला चुनाव हुआ हमारा, उसमें 68 चरणों में मतदान हुआ था। उसमें जो खर्च आया था सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 10.5 करोड़, मतलब 10.5 लाख करोड़ रुपए कुल खर्च हुए थे। अगर हम बात करें 2019 के चुनाव की, ये आंकड़े सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज के द्वारा दिए गए हैं। उसमें स्पष्ट कहा गया है कि 1951-52 के चुनाव में जो 68 चरण में मतदान हुआ था, उस पर 10.5 करोड़ है। और वहीं 2019 के चुनाव में जो एक एस्टिमेट किया गया, सरकारी खर्च उसमें हटा दें, चुनाव आयोग के खर्च को हटा दें, तो जो एक चुनावी एस्टिमेट किया गया, क्योंकि चुनाव में सिर्फ चुनाव आयोग का ही खर्च नहीं होता है, राजनीतिक दल करते हैं अपना पैसा खर्च, फिर कैंडिडेट करते हैं, सभी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट करते हैं, और जो चुनाव आयोग द्वारा है जो खर्च की एक सीमा तय की गई है, माना गया है या देखा जाता है कि जो भी प्रत्याशी होता है चुनाव आयोग की सीमा के इतर बैकडोर से कम 5 गुना खर्च करता है अपने चुनाव को जीतने के लिए।
तो समय समय पर चुनाव आयोग ने भी धनबल और बाहुबल को रोकने के लिए कई बदलाव किए हैं, कई नियमों को मजबूत किया है, बट चुनावी खर्च एक बहुत बड़ी खर्च माना जाता है। अभी 2024 का जो लोकसभा चुनाव निकला है, गया है, उसमें भी लगभग इसके आंकड़े अलग अलग हैं। कुछ लोग 1 लाख करोड़ रुपए 2024 के चुनाव में खर्च होने की बात कर रहे हैं, तो वहीं कुछ समाचार पत्रों ने 1,35,000 करोड़ रुपए खर्च होने की बात कही है। मतलब 1.25 लाख करोड़ अगर हम मध्य मान लें सर, तो 1.25 लाख करोड़ रुपया 2024 के चुनाव में खर्च हुए हैं, जो कि बहुत बड़ी राशि है। कितने देशों का बजट इतना नहीं होता है। और ये सरकारी खर्च से अलग है, ये सरकारी खर्च से अलग है। और ये तो सिर्फ लोकसभा के चुनाव की बात करते हैं। अगर हम राज्य विधानसभाओं के चुनाव देख लें, क्योंकि आए दिन हर साल कहीं ना कहीं राज्य विधानसभा के चुनाव होते हैं, तो उसका जो एस्टिमेट आ रहा है वो और भी चौंकाने वाला है। राज्य विधानसभा चुनावों के अगर हम खर्च को एक साथ लेते हैं, तो जो अखबारों ने छापा है उसमें 3 लाख से लेकर के 7 लाख करोड़ रुपए तक की बात कही गई है। 3 लाख से लेकर के 7 लाख करोड़ रुपए की बात कही गई है। अगर राज्य विधानसभाओं के चुनाव और जो लोकसभा के चुनाव है उसके खर्च को जोड़ दें और उसको टोटल करें, तो मध्य का जो खर्च होता है सर, मान के चलिए 5 लाख करोड़ रुपए का खर्च एक एस्टिमेट आता है। तो क्या देश इस 5 लाख करोड़ को सहन करने के लिए तैयार है, फिजूल खर्चे के लिए तैयार है, या वन नेशन वन इलेक्शन के लेकर के इसको बचाने के लिए? सर, चुनाव में फिजूल खर्ची को कैसे देखते हैं और किस तरीके से फिजूल खर्ची होती है? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है, आप इसका जो व्यावहारिक इसका परिणाम आप देखेंगे वो ये होगा कि विधानसभा और लोकसभा दोनों के लिए एक ही अभियान चलेगा, एक दल का एक ही अभियान चलेगा। वो नीचे के लिए अलग वोट मांगेंगे और लोकसभा के लिए अलग वोट मांगेंगे। जब चूंकि अभियान ही एक है, कॉमन है, तो आपका एक ही बार खर्च हो जाएगा। तो विधानसभा या तो समझ लीजिए मुफ्त में लड़ गए, या लोकसभा समझ लीजिए मुफ्त में लड़ गए। पार्टियों के अपने हित में भी है, क्योंकि अधिकतर पार्टियां शिकायत करती हैं, विशेषकर जो विपक्ष में होती हैं, कि हमारे पास साधन नहीं है। जो सत्ता में दल है वो उसके पास अधिक साधन है, वो अधिक खर्च कर रहे हैं। तो ये जो एक उनकी सीमा बनती है, या तथाकथित तौर पे कहने के लिए सही, लेकिन उनको ये जो दिक्कत आती है वो उससे पार पड़ सकेगी उनको। और दूसरी बात ये है कि ऊर्जा, जो पैसा खर्च हो रहा है वो तो अलग है। आप देखिए कि पार्टियों की कितनी ऊर्जा इसी में लगती है कि अब रोज एक नया चुनाव जो है आपको उसमें उतारना है। पार्टियां और कुछ कर ही नहीं रही हैं, जबकि होना ये चाहिए पार्टियां विमर्श करें विकास को लेकर के, देश की सुरक्षा को लेकर के, आंतरिक सुरक्षा और सीमा की सुरक्षा, उसके बारे में लोग चर्चा करें, शिक्षा के ऊपर चर्चा करें। यहाँ क्या है, आज इस चुनाव में हमारे 10 वायदे, अगले चुनाव में आपके 15 वायदे, ये चीज़ मुफ्त देंगे, वो चीज़ मुफ्त देंगे। तो ये जो पूरी की पूरी लोगों की वेस्टेज है, छूट जाएगा। जी सर, आपने एक तरीके से रेवड़ी की बात की है। सरकारें रेवड़ियाँ बांटती हैं चुनाव जीतने के लिए, तो रेवड़ियों पर चर्चा करेंगे सुशील जी से। उससे पहले एक और आंकड़ा दे देता हूँ कि 1951 में प्रति वोटर जो सरकार का खर्च होता था 6 पैसे होता था, वही 2014 में वो बढ़ करके 46 पैसे हो गया। ये तो प्रति वोटर। आज हमारे देश में लगभग 96 करोड़ मतदाता है। 24 का जो आंकड़ा है उसमें लगभग 96 करोड़ मतदाता है। अब इसी से आप लोग गुणा भाग कीजिए कि सरकार का जो वाइट का पैसा, जिसको सरकार ऑन करती है कि हमारा इतना पैसा खर्च हुआ चुनाव में, वो कितना होगा। अगर 14 का आंकड़ा पकड़ते हैं 46 पैसा प्रति वोटर, तो आप 96 करोड़ से उसको मल्टीप्लाई कर लें। सर सुशील जी, एक 2019 के चुनाव के बाद में एक आंकड़ा आया संसद में, सरकार ने 25 करोड़ रुपये सर ईवीएम प्रोक्योरमेंट के लिए चुनाव के बाद आवंटित किए थे। 24 उसके बाद सरकार से जो 24 के बजट में जो सरकार ने पैसा रखा चुनाव आयोग के मामलों में, लगभग 1891.8 करोड़ रुपया। इसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर से चुनाव आयोग ने और पैसों की मांग की, वो पैसा था
611.27 करोड़ रुपया। अगर हम चुनावी इलेक्शन कमीशन के बजट को देखते हैं तो 2018-19 में इलेक्शन कमीशन का बजट 236.6 करोड़ रुपया, तो वहीं 2023-24 में इलेक्शन कमीशन का बजट बढ़ के 340 करोड़ रुपया हो जाता है। अगर हम पहले चुनाव की याद करें, जब देश आज़ाद हुआ तो 1951 में पहले चुनाव में करीब 1874 उम्मीदवार मैदान में उतरे और उसमें 53 दलों ने भाग लिया चुनाव में। उस समय चुनाव का खर्च बहुत कम था और वर्तमान में लेकिन चरण बहुत ज़्यादा थे। 2024 के चुनाव को हम सबसे महंगा चुनाव तो मानते हैं, लेकिन 2024 के चुनाव में देश का जो लोकसभा का चुनाव हुआ मात्र 7 चरणों में चुनाव संपन्न हुए, कहीं से किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं आई। जो सरकार के आंकड़े हैं 2019 में 4000 करोड़ रुपया आधिकारिक रूप से खर्च किए गए, जबकि वही पैसा 1951-52 में मात्र 10 करोड़ 45 लाख रुपये था। तो ये रही सरकार के खर्च की बात, चुनाव पर खर्च की बात। अब जो राजनीतिक दलों के लिए या देश के लिए परेशान करने की बात है, सरकारों द्वारा चुनाव जीतने के लिए रेवड़ी बांटना, इस पर सुशील जी ये रेवड़ी राजनीति कितनी महफूज है और देश के लिए कितनी घातक है? सर, भारत एक वेलफेयर स्टेट होने की वजह से हमारे संविधान में जिस चीज़ का जिक्र होता है, जो डिजर्विंग लोग हैं, जिनके लिए बनता है, अगर सरकार उनको कोई मदद करना चाहती है तो मैं सोचता हूँ कि उसको हम या कोई भी समझदार व्यक्ति देश का उसको रेवड़ी ना कहे। अगर किसी ज़रूरतमंद को, जो वास्तव में ज़रूरतमंद है, सरकार एक वेलफेयर स्टेट के कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए कुछ करती है तो वो बहुत ही स्वागत योग्य कदम है, मेरा समझना ऐसा है। और लेकिन जब सरकारें सिर्फ वोट पाने के लिए लोगों में आंधाधुंध रिजर्वेशन चीज़ों में, कुछ चीज़ों को मुफ्त में देना, जिनको वो नहीं चाहिए, जो उसे अफोर्ड कर सकते हैं, उनको भी मुफ्त में देना, ये स्टेट एक्सचेकर पर एक ज़बरदस्त भार बनाता है। सुशील जी, 1 मिनट रोकूंगा आपको। जी। आपने कहा रेवड़ी नहीं कहा जाना चाहिए, जी। लेकिन आपको याद होगा, आप तो चूँकि वरिष्ठ पत्रकार हैं, उसमें आपने कवर भी किया होगा। 14 में प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने गैस पे सब्सिडी दिया। जी ठीक है, सब्सिडी, गैस पे सब्सिडी सबके लिए थी जी, लेकिन उस पर उन्होंने आह्वान किया कि जो लोग सक्षम हैं वो अपनी सब्सिडी न लें, बिल्कुल, ताकि जिनको सब्सिडी की आवश्यकता है, उन तक जरूरतमंद पहुंच है, सके। उन्हीं तक वो पहुंच सके। और जो जी सक्षम नागरिक है वो सब्सिडी न ले, वो जो कीमत है गैस सिलेंडर की वही ले। जी, तो लोगों ने उस बात को, प्रधानमंत्री की अपील को माना और आपने भी शायद छोड़ा होगा, हमने भी छोड़ा होगा, जी। प्रदीप जी ने भी छोड़ा होगा। जी, लगभग जो भी एक मिडिल क्लास है सबने मोटा मोटी छोड़ दिया, तो जरूरतमंदों तक की गैस सब्सिडी गई। बिल्कुल ठीक। लेकिन उसी चुनाव के बाद में दिल्ली में एक राजनीतिक दल आता है नई पॉलिटिक्स करने के लिए। जी, वो सभी को बोलता है कि हम फ्री में बिजली देंगे, फ्री में पानी देंगे। अगर आपको फ्री में देना है तो सबको देना है, नहीं देना है तो किसी को नहीं देना है। अगर मैं सक्षम हूँ, बिजली का पैसा दे सकता हूँ, पानी का पैसा दे सकता हूँ, तो मैं क्यों उसको योजना का वो करूँगा? तो इसलिए चुनावी रेवड़ी कहना पड़ता है कि आप वोट लेने के लिए लोगों को एक लोकुल भावन देते हैं। मोदी जी ने जो 2014 में किया, गैस का उदाहरण, बाकी मैं योजना का एग्जाम्पल नहीं दे रहा, क्योंकि हमने उसको स्वेच्छा से छोड़ा था। जी, हम लोग भी मतलब फील करते थे, जी, चाहते तो हम लोग, कोई बाध्यता नहीं थी हमारे पास, जी। गर्दन ही दबोचा गया कि आपको छोड़ना है, जी, स्वेच्छा थी। तो कई लोगों ने स्वेच्छा से मान लिया कि भाई हम लोग इनकम टैक्स पे करते हैं, जी, हम बेशक हिंदी अखबारों में पत्रकार हैं, जी, लेकिन संस्थान हमको पैसा देता है, परिवार चला सकते हैं हम लोग, जी, है ना, छोड़ा गया। जी, ऐसे कई लोग थे जिन लोगों ने छोड़ा। लेकिन ये बिजली और पानी की जो आप दिल्ली सरकार का जो एक एग्जाम्पल है, उसमें जो पात्र है, जिसको जरूरत है उसको भी मिल रहा है, जिसको जरूरत नहीं उसको भी मिल रहा है, तो वो कहीं ना कहीं तो रेवड़ी काउंट होगी ना। इसको रेवड़ी कहा जा सकता है सर। और लेकिन फिर भी ये बात बहुत हद तक सच है
कि बहुत ज़रूरतमंद आदमी, जब आप समाज में लोगों से मिलते हैं, उनका पता करते हैं, तो पता चलता है कि बहुत सारे लोगों को इस व्यवस्था की आज भी इतने सालों, आज़ादी के इतने सालों बाद हमारे देश में बहुत सारे जनसंख्या को इस तरह के कंसेशंस की ज़रूरत है। लेकिन वही बात जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहले किया गैस सिलेंडर्स को लेके, कि जिनको छोड़ना है, जो अफोर्ड कर सकते हैं, वो अपने दिल से, अपने मन से खुद इसको छोड़ दें। तो लोगों ने ऐसा छोड़ा, और लोग अगर इस तरह की व्यवस्था इन चीज़ों में भी की जाए तो लोग 2000, 4000, 5000 का बिल देने में उनको कोई मुश्किल नहीं होगी, चाहे वो बिजली का हो, चाहे वो पानी का हो, लोग उसमें भी बाहर आएंगे और छोड़ेंगे। और क्योंकि उनको मालूम है कि हर पढ़ा लिखा या समझदार व्यक्ति ये चाहता है कि अब ये पैसा, ये रिसोर्सेज मेरे उन भाइयों और बहनों के पास जाएं जिनको शायद इनकी बहुत ज़रूरत है। मतलब आप भी उसी बात को स्वीकार कर रहे हैं जिसको हम लोग बोल रहे हैं कि ज़रूरतमंदों को ही सरकार की जो योजनाएं हैं, लाभकारी योजनाएं ज़रूरतमंदों तक की होनी चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी सर पाए गए हैं कि रहते दिल्ली में है, रहते दुबई में है, लेकिन उनका किसान क्रेडिट कार्ड बना हुआ है उत्तर प्रदेश में, और उनको किसान क्रेडिट कार्ड जो 6000 रुपया साल का सरकार देती है वो प्राप्त होता है। तो वो कहीं ना कहीं तो एक गलत परंपरा है, या किस रूप से आप देखोगे? देखिए, ये जो व्यक्तिगत तौर पे लोगों को लाभ दे करके या एक तरीके से रिझा करके जो है वो वोट लेने का जो इस समय उसके लिए जो होड़ लगी हुई है, वो देश के हित में नहीं है, राज्यों के हित में भी नहीं है। मैं उदाहरण देना चाहूँगा हिमाचल प्रदेश का। चुनाव के समय कांग्रेस पार्टी ने बड़े वायदे किए लोगों से, महिला को इतना मान दे देंगे हर महीने, पुरानी जो पेंशन योजना है वो लागू करेंगे, जबकि उस योजना को कांग्रेस और भाजपा दोनों ने आपसी सहमति से उसको हटाया था, उसकी जगह पे नई पेंशन स्कीम लागू की थी। अब उसका परिणाम क्या हुआ? आपके पास वो जो वित्तीय बोझ आपके ऊपर आ रहा है, आपने उसका कैसे सामना करना है, उस दिशा में आपने कोई समाधान सोचा नहीं। अब परिणाम क्या हो गया? पेंशन तो छोड़िए, जो आपके कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी, और पहाड़ी राज्यों में सरकारी कर्मचारियों की संख्या काफ़ी अधिक रहती है, तो उन सरकारी कर्मचारियों को तो समय पर तनख्वाह भी नहीं मिल रही। लोगों को अपना जो गुजारा है वो चलाना बड़ा कठिन हो रहा है, क्योंकि आपको जिस तरीके से नियमित तौर पे तनख्वाह मिलनी चाहिए, आपको वेतन का भुगतान हो ही नहीं रहा है, और सरकार के पास ऐसे कोई साधन नहीं है जो इसका कोई समाधान निकाल सके। तो समाधान क्या है सरकार की तरफ से? कि या तो लोगों को पेंशन दे पाएगी, और महीने के पैसे जो वायदा किया है महिलाओं को देंगे, बूढ़े लोगों को देंगे, जो हैंडीकैप्ड हैं उनको देंगे। हालांकि सभी गरजमंद है, जरूरत आपको कि कहीं ना कहीं विपक्ष, खास तौर से कांग्रेस, कुछ मुद्दे ऐसे थे जिसको लेकर बीजेपी यानी कि केंद्र सरकार या बीजेपी की राज्य सरकार को घेरने की कोशिश कर रही थी, और उसमें सफल भी होती दिख रही थी। जैसे कि ओल्ड पेंशन स्कीम, ये एक हिमाचल में मुद्दा बन गया था, हुड्डा साहब हरियाणा में मुद्दा बना रहे हैं, लेकिन अभी 15 दिनों पहले केंद्र ने एक नई पेंशन स्कीम लागू कर दी, जिसमें 20 साल के बाद सबको कुछ ना कुछ एक अमाउंट निश्चित रूप से मिलेगा, जो भी सरकारी नौकरी करने वाले लोग हैं। तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं केंद्र भी इस समय एक मोड में है कि विपक्ष को अब मुद्दा नहीं देना है राजनीति करने का? नहीं, वो तो है, चलिए, लेकिन दिक्कत ये है, ये सोचने की आवश्यकता है कि हम देश को कहाँ ले जा कर के खड़ा करेंगे। आपके लिए वित्तीय संकट ऐसा आ जाएगा कि सरकारें फेल हो जाएंगी, लोगों की आस्था चली जाएगी सरकारों से। आप इतनी गैर जिम्मेदारी से तो घर नहीं चला सकते, अपनी गृहस्थी नहीं चला सकते, आप प्रदेश या देश कैसे चलाएंगे? आखिरकार आपने अपने लिए इतने खर्चे जो हैं वो बांध दिए हैं, तो पैसा कहीं से आएगा जब ही तो खर्च होगा। तो आपके छोटे छोटे राज्य हैं, उनकी उतनी आमदनी नहीं है, साधन नहीं है, तो वो कहते हैं कि उतने पाँव पसारो जितनी चादर हो, तो चादर देख के पाँव पसारने चाहिए। हाँ, आपने एक बार लोगों को रिझा लिया, वोट ले लिया, तो पर उसका परिणाम क्या होगा
कि लोग आपको आते जाते टोकने लगेंगे, पूछेंगे आपसे, चुनाव के बाद प्रश्न देखा गया करेंगे। कि कांग्रेस ने कहा था महिलाओं के खाते में 3,000 आएंगे, टकाटक आएंगे। हाँ, टकाटक। तो चुनाव के बाद महिलाएं भी डाक पोस्ट ऑफिस पहुंच गई थी टकाटक। कई राज्यों से इस तरीके की तस्वीरें मिली थी, सुशील जी आपको याद होगा जी। कि महिलाएं पहुंच गई थी पासबुक लेकर के, भैया हमको पैसे दो। तो वहाँ कांग्रेस के लिए भी एक तरीके से सोचना चाहिए कि देश में इस तरीके की असहज स्थिति किसी भी पैदा ना मतदाता की के साथ या किसी भी नागरिक के साथ ना हो। सर ने एक बहुत पते की बात कही कि गैर जिम्मेदार तरीके से हम अपना घर भी नहीं चला सकते तो देश क्या चलाएंगे। जो रिकॉर्ड बताते हैं धारा 376 के इस्तेमाल का, आर्टिकल 356 के इस्तेमाल का, कांग्रेस जब जब सत्ता में रही लगभग शतक पार किया उसने। 356 लगाने के लिए शतक पार किया, रिकॉर्ड बनाया उसने कि विपक्ष की सरकारों पे 356 लगा कर सरकार बर्खास्त करना। तो आपको नहीं लगता कि मोदी जी का ये जो वन नेशन वन इलेक्शन 356 के दुरुपयोग को रोकेगा? ये बिल्कुल व्यवस्था तो दुरुस्त करेगा। और अगर जैसा कि आपने शुरू में ही कहा कि पहले इस तरह की व्यवस्था हमारे देश ने देखी है, उसका इस्तेमाल हुआ है और उसके परिणाम भी अच्छे थे। इसी तरह से अभी भी ये कहा जा सकता है कि बढ़ते खर्च को रोकने के लिए, समय की बर्बादी को रोकने के लिए और ओवरऑल एनर्जी जो इस्तेमाल होती है उसको चैनलाइज करने के लिए, उसको जगह पे फोकस करने के लिए ये योजना बहुत अच्छी साबित होगी देश के लिए। मतलब सर देश के लिए वन नेशन वन इलेक्शन, सुशील जी बोल रहे हैं, बहुत अच्छी साबित होगी। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि लोग एक साथ मतदान करेंगे लोकसभा और विधानसभाओं के लिए, तो जिन लोगों को ये शंका है कि शायद अस्पष्ट मत आए, मुझे ऐसे लगता है इससे विपरीत होगा। लोग पूरे मन से जिसको समर्थन देंगे उसी को जनादेश देंगे, उसी को अपना मत देंगे और स्पष्ट बहुमत वाली सरकारें जो हैं वो आएंगी। इसकी संभावना मुझे अधिक नज़र आ रही ऐसा है। नहीं लगता कि भारत कहीं ना कहीं अमेरिका के तर्ज पे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की ओर बढ़ रहा है? नहीं, वन नेशन वन इलेक्शन कहीं अमेरिका का कॉपी तो नहीं? मैं एक और बिंदु जो है उसको छूना चाहता हूँ। विपक्ष जो इससे बच रहा है वो इस धारणा के कारण बचना चाह रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की जो लोकप्रियता है वो राज्यों के अपने पार्टी के नेताओं से कहीं अधिक है। अगर एक साथ चुनाव होगा तो भाजपा को विधानसभा में भी अधिक माइलेज मिल सकेगा, अधिक लाभ मिल सकेगा। मोदी जी के नेतृत्व के कारण जो लोकसभा में जिस प्रकार का मत आता है, जिस प्रकार का जनादेश आता है, वो कहीं ना कहीं विधानसभाओं में भी, हालांकि अभी भी उनके नेतृत्व का असर तो पड़ता है, लेकिन फिर भी विधानसभा में लोग अलग तरीके से सोचते हैं। अब एक साथ चुनाव होंगे तो उनको लगता है कि भाजपा को राज्यों में भी उसका लाभ मिलेगा। लेकिन यहाँ ये ज़रूर सोचना चाहिए कि मोदी जी का नेतृत्व अपनी जगह है, उनका व्यक्तित्व अपनी जगह है, लेकिन देश को तो निरंतर चलना है और ये एक बहुत अच्छा विचार है। और पूरे जितने भी राजनीतिक दल हैं उन सबको मिल करके अपने स्वार्थ से ऊपर उठ करके देश हित में इसका समर्थन करना चाहिए। अब हम चर्चा की समाप्ति की ओर हैं। समाप्ति से पहले एक विषय सर और, क्योंकि परसों ही मोदी जी ने कहा था गुजरात से, अपने उन्होंने जो उनका होम स्टेट है वहाँ से उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा था कि मैं कुछ दिनों के लिए मौन हो गया था, शांत हो गया था, तो लोग दूसरे मायने निकाल रहे थे। उसके बाद सरकार का आज ये मास्टर स्ट्रोक आया है, और एक नहीं 2 स्ट्रोक आया है सरकार का। वन नेशन वन इलेक्शन को कैबिनेट ने मंजूरी दी है, और दूसरा इंडस वाटर जो ट्रीटी है, पाकिस्तान को जो हम लोग इंडस नदी का जल देते हैं, उसको एक तरीके से कहा ना, सरकार ने कहा है कि हम विचार करेंगे, और एक तरीके से पाकिस्तान को भी आंखें दिखा दी गई है। तो ऐसा नहीं लगता है कि टाइगर अभी जिंदा, एक फिल्म आई थी, मोदी ने अपने फिर से दिखा दिया है जो देश के विपक्षी राजनेता हैं कि मोदी में मतलब अभी पुराना वाला ही दमखम बरकरार है। क्योंकि कल ही गृह मंत्री ने कहा है कि वक्फ बोर्ड को सरकार लेकर के आएगी। तो सरकार के तो एजेंडे क्लियर है कि उनका जो पेट एजेंडा है उससे कहीं भी पीछे नहीं जा रही है, चाहे बेशक गठबंधन की सरकार चला रहे हो, टीडीपी का दबाव हो, चाहे नीतीश का दबाव हो।
कहीं ना कहीं तो सरकार ने इरादा बताया अपना। देखिए, जब संकट आता है तो नेतृत्व की जो परीक्षा है वो उसके लिए परखने का क्षण होता है। तो मोदी जी के पास अब लोग ये मान के चल रहे थे कि चूंकि अपना बहुमत नहीं है भाजपा का, ये विशुद्ध भाजपा की सरकार, बहुमत वाली सरकार नहीं है, इसलिए वो आभाहीन नेतृत्व देंगे मोदी जी। लेकिन मोदी जी ये प्रमाणित करने पे तुले हुए हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, संख्या बल कितना भी क्यों नहीं हो, लेकिन उनके अंदर क्षमता है देश को एक सक्षम नेतृत्व देने की। और दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपने जैसे उल्लेख किया कि उन्होंने टाइगर अभी जिंदा है, उन्होंने वो कर दिखाया है जो आज तक कोई नहीं कर पाया। चीन ने अगर किसी भी दूसरे देश की 1 इंच धरती अगर दबाई है तो उसका रिकॉर्ड है, वो कभी वापस नहीं की। लेकिन 4 पॉइंट्स के ऊपर चीन जो है वो पीछे हटने के लिए विवश हुआ है। तो ये भाजपा का जो अपना संख्या बल है वो अपनी जगह है, लेकिन नेतृत्व में इतनी क्षमता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी वो कमज़ोर नहीं बल्कि सक्षम अपने आप को प्रमाणित कर रही है। इंडस वाटर ट्रीटी खोल करके जो पहले उन्होंने पुराने समय में जो हमसे रियायतें झटक ली थीं, अब उन रियायतों को समाप्त किया जाएगा। भाजपा जो है वो बेहतर बंटवारा करेगी पानी का। और देश के सामने बड़े इलाके हैं हरियाणा और राजस्थान के, जिनको पानी की बड़ी आवश्यकता है। पंजाब की आवश्यकता भी है, लेकिन पंजाब को भी संतोषप्रद उसका हिस्सा मिलेगा और बाकी राज्यों को, विशेषकर इन 2 राज्यों को, राजस्थान और हरियाणा, दोनों को पर्याप्त पानी मिल सकेगा। और पाकिस्तान जो अनावश्यक उसका लाभ ले रहा है, अब उसको वास्तविकता के धरातल पर आकर के फिर से जल का बंटवारा जो है उसके लिए बातचीत करनी पड़ेगी। क्या लग रहा है, पाकिस्तान अब तक तो सीमा पर लड़ता था, आतंकवाद फैलाता था, अब पानी के लिए तरसेगा? जी बिल्कुल तरसेगा। और शायद हमारी सरकार ने ये निर्णय इसीलिए लिया है कि लगातार टेररिज्म सपोर्ट उनकी तरफ से मिलने की वजह से हमारे देश में जगह जगह पर, खासकर जम्मू कश्मीर में डिस्टर्बेंस पैदा होती रही। और अब जब इलेक्शंस वहाँ हो रहे हैं, लगातार ये घटनाएं देखने को मिल रही हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि सरकार का निर्णय इस बात की तरफ इस वजह से भी जल्द से जल्द आया है शायद इन्हीं दिनों में, कि भाई इनको थोड़ी लगाम लगाई जाए और इनको बताया जाए कि आप हमें लगातार तंग नहीं कर सकते। मैं दर्शकों को भी, अब चर्चा को हम समाप्त करते हैं, दर्शकों को भी याद रखना चाहिए कि महाभारत में एक घटना हुई थी कि जब अभिमन्यु की हत्या की थी, तो याद है सर प्रसंग आपको वो? तो उस समय ये था कि जिन्होंने हत्या किया था, तो नाम क्या था? जयद्रथ ने। ये था कि सूर्य जब छिप जाएगा उसके बाद जयद्रथ का वध नहीं हो सकता है। तो जब अभिमन्यु का वध हो गया तो अब अर्जुन की प्रतिज्ञा थी कि भाई सूर्य के अस्त होने से पहले इसको मारूंगा, लेकिन वो प्रतिज्ञा कहीं ना कहीं फेल होती दिख रही थी। उस समय सूर्य का ग्रहण लगा, तो अर्जुन को लगा कि ये तो सूर्य अस्त हो गया, और अर्जुन ने अपने बाण धनुष सब धरती पर रोक करके और विलाप करने लगे। तभी भगवान ने कहा, और जयद्रथ, जब अर्जुन के विलाप देख करके जयद्रथ वहाँ पहुँच गए, तो भगवान कृष्ण की माया थी। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि उठो, तुम्हारा टारगेट तुम्हारे सामने है। तो अर्जुन ने दुहाई दी कि नहीं साहब, मेरी प्रतिज्ञा थी कि सूर्यास्त के बाद नहीं मारूंगा। तो भगवान ने कहा देखो सूर्य भगवान आ गए हैं। क्योंकि उस समय सूर्य ग्रहण लगा था, तो ग्रहण में अश्वत्थामा को जयद्रथ को बेशक थोड़ा सा मनफेर हो गया होगा, लेकिन ये, और फिर अर्जुन ने अपने लक्ष्य को पूरा किया और पुत्र के मृत्यु का प्रतिशोध किया। अभी ठीक उसी तरीके से 240 सीटें मिलने के बाद मोदी की चमक, या मोदी शांत हो गए हो या चमक थोड़ी कमज़ोर हो गई हो, विपक्ष को लगता था कि ऐसा हो गया है, लेकिन मोदी, आज सूर्य ग्रहण भी लगा था विश्व के कई कोनों में, तो मोदी वैसे व्यक्तित्व हैं, 56 इंच का उनका वैसे ही दिखता नहीं है, उनका 56 इंच काम में भी दिखता है। एक तरफ वो चाइना को सबक सिखा रहे हैं, भारत चाइना को सबक सिखा रहा है, रसिया के साथ बैठ के टेबल पे हम बात कर रहे हैं, दूसरी ओर पाकिस्तान की नकेल कस रहे हैं,
तो अमेरिका से भी हम आँख में आँख डाल करके बराबर की बात कर पा रहे हैं। ये नया भारत इसी तरीके से नए रूप में आगे बढ़ता रहे, हम सभी यही चाहेंगे। आप सभी को प्रदीप जी चर्चा में भाग लेने के लिए आपका आभार, सुशील जी आपका आभार, आप सभी को नमस्कार।